हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग बायोलॉजी के 105 प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों पर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो 2 बार ज़रूर देखिएगा। इससे आपके क्वेश्चन जो भी आप परीक्षा दे रहेगा उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना। तो याद रखिएगा, जो जीव विज्ञान है ना, इसका प्रयोग जो होता है सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेकिन याद रखिएगा कि जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। यानी जो इवोल्यूशन होता है, यानी कि जैव विकास शब्द को अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई जो है जीव अपने अंदर परिवर्तन लाता है और यह परिवर्तन जो होता है वो या तो कम समय में और या तो ये जो होता है बहुत अधिक समय में, यानी कि हमेशा जीवों के अंदर परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि इंसान कैसे बना, तो आप कहेंगे कि इंसान का जैव विकास हुआ। इंसान का क्या हुआ, जैव विकास हुआ। और ये इंसान जो है जैव विकास के कारण ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने कपी को देखा होगा, कपी जो होता है वो इंसान की तरह लगते थे लेकिन इंसान नहीं थे। बाद में जो होता है वही इवोल्यूशन हुआ जिसके कारण से जो है इंसान की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही सभी जीव, जैसे अगर आप अभी बात करें डायनासोर, तो डायनासोर तो ख़त्म हो गए, डायनासोर जो है वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी जातियां आज भी हैं। जैसे अगर आप छिपकली को देखें तो छिपकली जो है वो डायनासोर की ही प्रजाति है ना। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैव विकास हो गया। तो जैव विकास जो होता है वो चारों तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चारों तरफ से चलती है। जो सही वातावरण, सही एडाप्टेशन जहाँ मिलता है वहाँ वो जीव जो है विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो डी लैमार्क ने, है ना। तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजी, है ना, फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजी। तो आइए किताब का नाम देख लेते हैं। किताब का नाम है फिलॉसफी जूलॉजी, जूलॉजिक। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया। तो फिलॉसफी जूलॉजी की इनकी पुस्तक का नाम था। और इनको जो है जैव विकास, इन्होंने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। शुरू में हमने आपको बता दिया कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही माने जाते हैं। अगर पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति, है ना, तो वनस्पति विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप जानते रहिए इसके जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, जो है थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी विज्ञान यानी एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, तो इसके जनक जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें कि इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने बल्ब की खोज की थी। ये भी याद रखिएगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। और ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो जैव विकास था, तो जैव विकास पर 2 वैज्ञानिक बहुत चर्चा में रहते हैं। एक जो लैमार्क है वो, और एक डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना। तो चार्ल्स डार्विन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसके लिए, जैव विकास के लिए। अगर विकासवाद का सिद्धांत पूछा जाए
तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने। इनकी पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वो द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो बाय नेचुरल सिलेक्शन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, याद रखिएगा इनकी किताब का नाम था। ठीक है, आप नेचुरल सिलेक्शन याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन, तो इतना याद रखेंगे तो आपको जो है मदद मिलेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए विकास के उत्परिवर्तन के जनक भी माने जाते हैं ह्यूगो डी ब्रिज। अब आइए समझ लेते हैं उत्परिवर्तन क्या है। तो देखिए उत्परिवर्तन वो होता है जो अचानक से किसी जीव में परिवर्तन हो जाए। जैसे अचानक से मान लीजिए कोई जो है बैठा हुआ है, उसकी आँखें क्या हो जाए, वो आँखें उसकी नीली हो जाए, और ये जो होता है उसकी पीढ़ी में यानी उसके बच्चों में भी ये लक्षण आने लगे, तो उसको हम बोलेंगे कि उसमें म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए और जीन में वो परिवर्तन हो और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है इसका सिद्धांत दिया था। इन्होंने किस पर खोज की थी? तो इन्होंने एक मक्खी पर खोज की थी जिसका नाम था ड्रोसोफिला, है ना, याद रखिएगा ड्रोसोफिला, मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला नामक मक्खी में जो है इन्होंने ह्यूगो डी ब्रिज ने खोज की थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है औषधि विज्ञान का पिता या जनक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है ना। देखिए कोई भी विकास जो होता है, जो डार्विन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया नेचुरल सिलेक्शन पर। तो विकास का जो मुख्य कारक है वो नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन है। वर्ण का मतलब भी यहाँ होता है चयन। क्वेश्चन थोड़ा सा सिमटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगर ये किसके अंतर्गत आए, तो डार्विन का जो सिद्धांत था, डार्विन का जो सिद्धांत था जैव विकास के लिए, उसके लिए इन्होंने ये पॉइंट बताया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले माना जाता है कि जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण हुआ जिसकी वजह से बने वायरस। और अगर जीव की बात की जाए, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, वायरस को हम जीव नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जीव माना जाता है वो माना जाता है नीली हरी शैवाल, क्योंकि ये जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है ये भोजन का निर्माण करता है, जिससे और जीवों के बनने की संभावना क्या हुई, बनने लगी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि ये जो होता है ये यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है यह सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा यह सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया था, है ना, वो ओपैरियन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? ओपैरियन ने। ठीक है, तो ओपैरियन ने जो होता है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम जीवन की उत्पत्ति वहीं से मानते हैं। और इनके जो इनका सिद्धांत है इस पर प्रयोग किया था स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर ने जो है इस पर प्रयोग किया और ये साबित किया कि गैसों के मिश्रण से, यानी अगर मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनके कॉम्बिनेशन को किया जाए तो हम जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण यानी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में पशुओं को प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं, है ना। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब कोई जंतु जो है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में तो खूब दिखाई देती है छिपकलियाँ, लेकिन जो ठंडी जैसे ही आती है तो वो गायब हो जाती हैं। तो असल में वो छिपकलियाँ जो होती हैं वो 2-3 महीने के लिए सो जाती हैं, और इसी सोने की प्रक्रिया, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं,
कोल्ड ब्लड उनका होता है, ठीक है। और हमारा जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लड होता है। वार्म ब्लड क्या होता है कि इसमें तापमान कैसा भी रहे, हमारे शरीर का तापमान हमेशा बना रहता है। शरीर का तापमान जो मनुष्यों का रहता है, मानक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना, उनमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। यानी उनका रक्त जो होता है वो थोड़ा सा जमने लगता है, जिसकी वजह से वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। यानी कुछ समय के लिए वो क्या होते हैं, सो जाते हैं। इसमें आपका सांप वगैरह भी आ जाएंगे, ये भी आपको ठंडी में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है ना। तो देखिए विटीकल्चर जो है वो अंगूर उत्पादन के लिए है ना। अगर आपसे सेरीकल्चर पूछ लिया जाए कि सेरीकल्चर जो है या किसके उत्पादन के लिए है, सेरीकल्चर जो है ये किसके उत्पादन के लिए, तो याद रखिएगा रेशम कीट पालन के लिए, रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर शब्द यूज किया जाता है। और विटीकल्चर जो है वो अंगूर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि तितलियाँ, जो तितलियों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लेपिडोप्टेरोलॉजी, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लेपिडोप्टेरोलॉजी कहते हैं तितलियों के अध्ययन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी जो मिट्टी है उसका वैज्ञानिक नाम, मिट्टी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, तो पीडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कीटों का जो अध्ययन है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटों का अध्ययन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो जानते रहिए एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहा जाता है, तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो एथनोलॉजी कहलाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो है अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत, इसको ओ से लिखते हैं, तो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन ऑस्टियोलॉजी आएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है ना, तो हाइड्रोपोनिक्स का संबंध मृदा विहीन पादपों के संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर क्या होता है कि इसमें जो होता है हम एक जो होता है कल्चर होता है, उस कल्चर में जो होता है बिना मिट्टी के पौधे को उत्पन्न करते हैं। यानी प्लांट की किसी भी शाखा से, है ना, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन सब हार्मोन्स की मदद से जो होता है प्लांट को ग्रो कराना, वो भी पानी में, मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में ग्रो कराना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और इसका संबंध किससे, तो मृदा विहीन पादप, यानी मिट्टी जिसमें ना रहे, केवल और केवल पानी से हम पौधों को तैयार कर पाएँ, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कल्चर। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सब्जी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ओलेरी कल्चर। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए जो आलू होता है, आलू भी एक प्रकार का क्या है, सब्जी है ना। तो इससे आप बना लेंगे ओलेरी कल्चर। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पराग कण होते हैं, अगर हम पराग कण की बात करें, पराग कण कहाँ होता है, तो देखिए अगर एक फूल की संरचना आप देखेंगे, फूल की जब संरचना आप देखेंगे, है ना, तो फूल में जो होता है, अगर आप बात करें यहाँ पर, तो फूल में ये वाला भाग होता है आपका बाह्य दल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पंखुड़ी होती है जिसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, है ना। पंखुड़ी को हम लोग दलपुंज कहते हैं। यहाँ से एक छोटे छोटे भाग निकले होते हैं, इन भागों को हम लोग परागकोश कहते हैं। यहाँ पर आपका बीच में जो होता है वो बीजांड होता है, ओव्यूल जिसको हम कहते हैं।
तो ये पराग कोश होता है, पराग कोश है ना, पोलन सैक इंग्लिश में कहते हैं, और इसी में निर्माण होता है पराग कणों का, पराग कण का, है ना, पराग कण का। और ये पराग कण जो होता है वो नर जो होता है वो गैमेट होता है, यानी नर युग्मक होता है पराग कण। ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या पूछा है, तो आई होप आप लोग समझ पाए। इसको हम जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं इसे बाह्य दलपुंज, इसको दलपुंज, और इसको जो होता है वो नर जनन भाग बोलते हैं, और ये जो होता है इतना बड़ा जो होता है वो मादा जनन भाग होता है। तो ये पुष्प की संरचना, भाई कई बार एग्जाम में ये भी आया कि पुष्प को कितने भाग में बांटा गया है, तो मेनली जो होता है पुष्प को 4 भाग में बांटा गया है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, है ना, और नर जनन भाग और मादा जनन भाग। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पराग कणों का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति की वह शाखा है जिसमें का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अध्ययन किया जाता है, यहाँ का नहीं रहेगा, जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो देखिए सिल्वीकल्चर जो होता है, सिल्वीकल्चर, तो इसमें वनों का विकास जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है कि वन का जो डेवलपमेंट है ना, पेड़ों का, वनों का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है किसके अंतर्गत, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, किसका, वनों के विकास का अध्ययन। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है, बर्ड्स का जो स्टडी होता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है ना, तो पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों और वातावरण की अंतःक्रिया, देखिए अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण हमारे चारों तरफ की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम 2 चीज़ों से अपना संबंध स्थापित, एक सजीव से और एक दूसरा जो होता है वो निर्जीव से संबंध स्थापित करते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर निर्जीव से क्या संबंध स्थापित करते हैं, तो निर्जीव में देखिए जल आता है, मृदा आता है, मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, और वायु आता है, और सारी खनिज संपदाएँ, खनिज पदार्थ, जल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो इन सब का जो संबंध है किसी जीव से, यानी अगर कोई मान लीजिए बकरी है या भेड़ है या कुत्ता है, कुछ भी है, तो ये सब जो होता है सभी को जल चाहिए, सभी को मृदा चाहिए, मृदा से ही प्लांट डेवलप होगा तो उससे ही ये भोजन प्राप्त करेगा, सभी को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सभी जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं इसी को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी, यानी जीवों और वातावरण के अंतः बीच जो क्रियाएं होती हैं एक दूसरे संबंधित हुए पारिस्थितिकी के अंतर्गत होती हैं, है ना। कोई पारिस्थितिकी को इकोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई तरह की प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम और आर्द्र वातावरण में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ से हम पढ़ें प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो इसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव के पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। देखिए जो टिश्यू कल्चर है, अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर की बात हुई है ना, तो जो पादप जैव संवर्धन की, तो पादप जैव संवर्धन है ना जो होता है वो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जो था, अभी हमने बताया ना आपको पीछे वाले टॉपिक में। देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोपोनिक्स कल्चर की जो बात की गई थी, तो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जो होता है वो इसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो टिश्यू कल्चर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो घासों के अध्ययन को हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है आपका कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा
जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा फाइकोलॉजी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है जो आपका सवाल है ना, फाइकोलॉजी, और इसमें पूछता है कि जो शैवाल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं। तो याद रखिएगा शैवाल जो होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर सकते हैं, इसलिए शैवालों की एक अलग कैटेगरी प्लांट से रिलेटेड बना करके रखा गया है। अगला क्वेश्चन है साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए साइटोलॉजी सेल से बना है साइटोलॉजी, तो कोशिका जो होती है इसी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी, फिश का जो अध्ययन होता है इसको इक्थियोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी, देखिए डेंड्रो ऐसा लग रहा है डंडे की तरह, तो डेंड्रो मतलब जिसमें से झाड़ियों में से डंडे निकलते हैं, तो झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और कंटेंट जो होता है उसको जुटाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि हाँ वीडियो अच्छा बना है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए वर्गीकी या वर्गीकरण कैरलस लिनियस को जो होता है वो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। कैरलस लिनियस ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था प्लांट का, है ना। इससे पहले जो था अरस्तु ने जो है प्लांट को बांटा था। अरस्तु ने क्या किया कि प्लांट को दो भाग में बांट दिया, एक जंतु को अलग कर दिया और वनस्पति को अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन कैरलस लिनियस को माना जाता है क्या, वर्गीकरण का जनक, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जो छोटे जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना, तो उनके जो जनक हैं वो कौन हैं। छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, है ना, उनके जनक कौन है। तो लुईस पास्चर हैं, ठीक है, लुईस पास्चर को। अगला है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है कोशिका विज्ञान का। यहाँ से दो प्रश्न आ सकते हैं। एक पूछ सकता है कि कोशिका, मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी। तो डेड सेल जो था, मरी हुई कोशिका जो थी, मरी हुई, है ना, उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और जो जिंदा कोशिका थी तो उसकी खोज की थी, यानी जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा कि मरी हुई डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और जो जिंदा सेल था यानी कि लिविंग सेल, उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है एटन डी बेरी को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और आ सकता है कि कोशिका भित्ति हम सभी जानते हैं कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, लेकिन एक एक्सेप्शनल आता है, सेलुलोज की बनी होती है ना। एक एक्सेप्शन आता है अपवाद में कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की, यानी जो फंजाई होते हैं, कवक फंगस होते हैं, उनकी कोशिका किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है काइटिन, है ना। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बाकी जितने भी प्लांट होते हैं सब की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये मैंने शुरू में ही चर्चा किया था।
और ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक जो वनस्पति विज्ञान है ये कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अभी कैरोलस लीनियस की बात आई, वर्गीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कैरोलस लीनियस थे, है ना। और इन्होंने आधुनिक वनस्पति विज्ञान को भी जो है काफ़ी संवारा, इसलिए इनको आधुनिक वनस्पति विज्ञान का भी जनक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो जेनेटिक्स की जो जनक है, यानी जो पिता है, फादर है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर खोज की थी, तो इन्होंने मटर के पौधे पर, जो मटर होता है ना, मटर के पौधे पर खोज की थी। ठीक है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि मटर जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। ठीक है। ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने कितने लक्षण को ध्यान में रख करके ये जो अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था, तो 7 लक्षण को ध्यान में रखा था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये पूछ लिया जाए ग्रेगर जॉन मेंडल के कितने नियम, मुख्य नियम थे, यानी 3 नियम इन्होंने जो दिए थे, 3 नियम इनके मुख्य थे। एक प्रभाविता का नियम था, एक था पृथक्करण का नियम, और एक था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक जो होता है डोमिनेंस था, एक सेग्रीगेशन था, और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बस आपको याद रखना है कि कितने नियम दिए, तो 3 नियम। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो मेंडल थे, है ना, मटर के पौधे को इन्होंने चुना था, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा पाइसम एस्टिवम होता है, पाइसम एस्टिवम, ASTIUVUM, एस्टिवम। तो पाइसम एस्टिवम या सटाइवम भी इसको बोल सकते हैं, पाइसम एस्टिवम। तो ये जो होता है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, तो आई होप समझ में आ गया। ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर खोज की, मटर के पौधे से अपना एक्सपेरिमेंट दिया क्रॉस करा करके, और वैज्ञानिक नाम क्या होता है मटर का? पाइसम सटाइवम। और जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 14 होती है। कितने लक्षण को ध्यान में रखा? तो 7 लक्षण को, है ना। और कितने नियम प्रतिपादित किए? तो 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो TH मॉर्गन को, है ना। TH मॉर्गन जो थे, इनको आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे आपका 41 जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल बर्ग को कहा जाता है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हेनरी हार्वे तो विलियम हेनरी हार्वे को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में फिर से पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय जो शैवाल विज्ञान का जनक है वो MOP अयंगर को कहा जाता है भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो जीन चिकित्सा जो है उसका जनक किसे कहा जाता है? जीन चिकित्सा का जनक, तो ये एंडरसन को कहा जाता है जीन चिकित्सा का जनक। ठीक। रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है रुधिर वर्ग का जनक, कार्ल लैंड स्टीनर। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि रुधिर जो परिवहन है, यानी रुधिर जो संचरण है, उसका सर्कुलेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये भी बात, विलियम हार्वे। अब ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो दोनों में कन्फ्यूजन की वजह से गलत भी कभी कभी हो जाता है। तो देखिए, जो संचरण होता है वो परिवहन, यानी कि वो दौड़ता है, खून जो दौड़ता है परिवहन होता है, संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है। तो कोई भी चीज़ कहाँ दौड़ती है? तो हाईवे पर दौड़ती है, इससे हार्वे याद रखेंगे। हार्वे जो होता है संचरण के थे, और जो रुधिर वर्ग के थे वो कार्ल लैंड स्टीनर थे।
अगर परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जो रुधिर वर्ग है ना, वो कितने भाग में बांटा गया है, तो याद रखिएगा रुधिर वर्ग को हम 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, ए बी और ओ। अगर बात करें तो ए बी और ओ। ठीक है, यहाँ पर भी ए बी और ओ हम लिख दें, ए बी और एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 होते हैं तो ओ। याद रखिएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो रुधिर वर्ग होता है इसमें पॉजिटिव निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव किस वजह से होता है, तो वो RH फैक्टर के कारण होता है ना। तो RH फैक्टर के कारण जो होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है तो ये एक अलग विषय है, टॉपिक जैसे ही आएगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कौन सर्वदाता और सर्वग्राही होता है। तो देखिए ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि ए बी जो होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ए किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी किसको दे सकता है, बी को और ए बी को। ए बी किसको दे सकता है, ए बी को। ओ किसको दे सकता है, तो ओ सबको दे सकता है। ओ सबको दे सकता है तो ओ हो जाएगा आपका क्या, सर्वदाता। और ए बी की अगर बात करें तो ए बी सबसे ले रहा है, ऊपर से अगर हम बात करें इसे तो लेने वाला है ये। तो बी किससे ले सकता है, बी जो होता है वो ए से नहीं ले सकता, बी से ले सकता है। ए बी से नहीं ले सकता, ओ से ले सकता है। ए की अगर बात करें तो ए जो होता है ए से ले सकता है, देखिए यहाँ ए से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता। ए बी से ए नहीं ले सकता है और ओ से ले सकता है। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए सर्वदाता है, सर्वग्राही है ना। और अगर ओ की बात करें तो ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता, केवल ओ से ही ले सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अच्छा ये तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, जंपिंग जीन। तो मैक जो है क्लिंटॉक ने जो है जंपिंग जीन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो जनक है वो भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो होता है, इन्होंने जो होता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है वो बैक्टीरिया की भी खोज की थी इन्होंने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की भी खोज की थी। ठीक है, बैक्टीरिया की भी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और आपको ये भी याद रखना सूक्ष्मदर्शी के भी जनक कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बीरबल साहनी को कहा जाता है पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक। कहाँ पे, भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखिएगा स्तनधारियों का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो मैमोलॉजी। तो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, तो उन सभी को जो है हम लोग मैमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, उभयचरों और सरीसृप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उभयचर और सरीसृप, उभयचर क्या होते हैं, जो जल में और स्थल पे दोनों जगह रह सके, जल में भी रह सके और स्थल में भी रह सके, उनको हम कहते हैं उभयचर, एम्फीबिया। और सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनको हम कहते हैं सरीसृप। तो इन दोनों का जो अध्ययन होता है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम अंतःस्रावी जो है तंत्र का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा सिमटा हुआ है,
तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो का जो अध्ययन होता है, भ्रूण का जो अध्ययन होता है, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव जाति की जो संस्कृति थी, यानी हम होमो निएंडरथल की बात करें या होमो सैपियंस की बात करें, तो ये जो होता है इसकी जो संस्कृति होती है, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत वो आता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव जातियों का जो नाम होता है, इसको टेक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। तो प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट टेक्सोनॉमी बोलते हैं, है ना। और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल टेक्सोनॉमी, यानी नामकरण टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन जो होता है वो हेमेटोलॉजी। याद रखिएगा, हेमेटोलॉजी अगर आया इसमें रक्त में, तो याद रखिएगा आरबीसी जो होता है, पूछ लेता है कभी कभी, आरबीसी जो होता है ये किसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है, इसका जो खून का रंग है वो लाल दिखाई देता है। ये भी पूछ लेता है कि इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु होता है? तो लोहा होता है, Fe, है ना। और ये जो होता है हीमोग्लोबिन किससे मिलकर के बना होता है? तो दो प्रकार के जो होता है पदार्थों से मिलकर, एक जो होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। और एक जो होता है लोहा, हीम होता है, हीम मतलब लोहा। तो हीम और ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण जो है जो रक्त होता है उसका रंग क्या होता है? वो लाल होता है। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं, हीलियोथेरेपी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है, यानी अन्य ग्रह पर जो है हम संभावना लगाएं कि कोई जीव होगा या नहीं होगा, इसका जो स्टडी करते हैं वो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी, किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? देखिए ये मैमल्स के अंतर्गत आता है, चमगादड़, ये जो होता है पक्षी के अंतर्गत, इसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह अपने बच्चे को, चमगादड़ जो है वो दूध पिलाती है ना, दूध पिलाती है, लेकिन ये उड़ती है तो चिड़िया लोग सोचेंगे, लेकिन चिड़िया के अंतर्गत नहीं, मैमल्स के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीलहरी शैवाल जीवाणु कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लेमिली के आकार की कौन कौन सी रचना पाई जाती है? तो याद रखिएगा क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम, पहले तो समझ लीजिए, जाइलम और फ्लोएम दो कोशिकाएं होती हैं, ये टिश्यू का निर्माण भी करती हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम का जो काम होता है वो प्लांट में, यानी प्लांट की अगर जड़ जो है वहाँ से पानी को प्लांट की किसी भी भाग में ले जाना जो होता है वो किसका कार्य होता है? जाइलम का। और जो फ्लोएम होता है ना, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम तो प्लांट की पत्तियों में जो भोजन संचित होता है, बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसे पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? तो वो हो जाता है आपका किसका? तो वो होता है फ्लोएम का, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत्तिबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। देखिए प्लांट की जो होते हैं 5 प्रजाति, प्लांट को 5 भागों में बांटा गया है। शैवाल, दूसरा होता है ब्रायोफाइट, दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइट, और तीसरा जो होता है टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, और तीसरा होता है टेरिडोफाइट, है ना। और चौथा जो होता है वो एंजियोस्पर्म, और चौथा जो होता है जिम्नोस्पर्म, पांचवा जो होता है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 भाग में इसको बांटा गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो अनावृत्त बीजी पौधे और टेरिडोफाइट्स में अनावृत्त बीजी पौधे, ठीक है। और अनावृत्त बीजी पौधे क्या होते हैं, तो अनावृत्त बीजी पौधे है ना, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, तो ऐसे जिनमें बीज न पाए जाते, ऐसे पौधे जिसमें बीज न पाए जाए उसे अनावृत्त बीजी पौधे कहते हैं। तो भी याद रखिएगा, इनमें जाइलम वाहिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षार यानी बेस डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में एडिनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है। और जो आरएनए होता है, आरएनए में एक जगह यूरेसिल हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, कौन से क्षार में डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। देखिए एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। और जो हमारा आरएनए होता है ना, उसमें एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, ठीक है। थायामीन की जगह पर, टी की जगह पर यूरेसिल आ जाता है और साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन आरएनए में होता है, और डीएनए में जो हमारा होता है वो होता है एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नाम होता है किसका, डीएनए का। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो होता है किसका, आरएनए का, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक में एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। आरएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स में ये काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रेना और स्ट्रोमा में ये संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसमें ढेर सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इस क्वाइन को जो होता है हम लोग एक जो क्वाइन रहता है उसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, थैलाकॉइड, है ना। और इसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक थैलाकॉइड में 230 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एक जो थैलाकॉइड यानी सिक्के की जैसी जो संरचना है ढेर सारी बनी हुई है, इसी को थैलाकॉइड बोलते हैं। और एक थैलाकॉइड में 230 क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये भी बात आपको याद रखिएगा। और इसका जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना, ठीक है। और स्ट्रोमा क्या होता है, तो इसके बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रोमा। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ की जो पत्तियां होती हैं इनका रंग हरा क्यों होता है। तो याद रखिएगा ये होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ये जो होता है पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ कि कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है। देखिए मोलस्का संघ काफ़ी बड़ा संघ होता है। घोंघा वगैरह जो होते हैं मोलस्का संघ में आते हैं। इन जीवों के जो खून होते हैं ना, अधिकांशतः देखने को मिलता है कि इनका रंग हरा या नीला ही रहता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो हीमोसियानिन्स के कारण होता है, हीमोसियानिन्स, है ना। यहाँ क्वेश्चन एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन में भी थोड़ा सा देखिए एडिनिन की जगह टाइपिंग में एबिनिन हो गया, तो एडिनिन समझिएगा, एडिनिन ही है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो एक बात आपको बताते चले, यहाँ पर सबसे छोटा जो जीव होता है वो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है, माइकोप्लाज्मा। अगर बात करें कि सबसे छोटी कोशिका पूरे संसार में किसकी है, तो माइकोप्लाज्मा की है। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। यहीं पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो मनुष्य में जो एग सेल, फीमेल का जो
एग सेल, ओवरी से जो एग सेल निकलता है, एग सेल वो जो है वो उसका सबसे बड़ा सेल होता है। सबसे छोटे सेल की बात करें तो स्पर्म सेल जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है। और अगर लंबे सेल की बात करें, सबसे लंबा सेल कौन होता है, तो याद रखिएगा कि लंबा सेल सबसे जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो सबसे लंबे सेल की श्रेणी में आते हैं, और जो स्पर्म सेल होते हैं सबसे छोटे, और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यही ओवरी होती है, यहाँ से एक सेल निकलता है। तो ये जो एक सेल ही होता है ये सब क्या होता है, सबसे बड़ा सेल माना जाता है मानव में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आगे। जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो जीवाणु होते हैं इनकी कोशिका बहुत मोटी होती है और उसके बाहर एक परत पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेम इसी प्रकार प्लांट में भी इसकी कोशिका जो भित्ति होती है, सेल में वॉल जो होता है, सेल वॉल, वो किसका बना होता है, तो वो आपका बना होता है सेल्यूलोज का, और इसमें सेम पाया जाता है। तो इसलिए इसको जो होता है क्या, इसको पौधों की श्रेणी में रखा गया है। जबकि अगर जंतु की बात करें तो ये जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए जंतु जो होता है इसके चमड़े मुलायम होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोकस। देखिए अगर बात करें जीवाणु की तो जीवाणु जो होता है वो तीन प्रकार का, एक होता है कोकस, है ना, और एक होता है बैसिलस, छड़ी के आकार का। कोकस मतलब गोलाकार होता है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गोलाकार। बैसिलस मतलब छड़ी के आकार। स्पाइरिला जिसके दोनों तरफ जो होता है पूंछ निकली हो उसको कहते हैं स्पाइरिला। और एक होता है कामा। इन्हीं चार प्रकार के ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं बस, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिला और कामा, ठीक है, चार। तो कह रहा है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, तो कोकस कहलाता है। अगर छड़ी के आकार का रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, बैसिलस। क्या कहलाएगा, बैसिलस, बैसिलस। और ये क्या कहलाएगा, अगर दोनों तरफ पूंछ रहेगा इससे जिससे लोकोमोशन गति करता है वो, तो स्पाइरिला, स्पाइरिला, है ना। और अगर ऐसा कामा की तरह बना रहा तो उसको हम बोलते हैं क्या, कामा बोलते हैं, कामा बैक्टीरिया। तो आई होप चारों आपको समझ में, कोकस मतलब गोलाकार, बैसिलस मतलब छड़ी के आकार का, और स्पाइरिला मतलब जो होता है वो इस प्रकार से, कामा मतलब यही रहता है। अगला क्वेश्चन है, वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो गोलाणु कहलाते हैं, है ना, जो बहुत छोटे होते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है, छड़ी के रूप की। अभी मैंने बताया बैसिलस, बैसिलस जो होता है छड़ी के आकार का वही है। जीवाणुविक कोशिका और नीली हरी शैवाल में क्या नहीं पाया जाता है, तो देखिए माइटोकांड्रिया जो होता है इन दोनों में एब्सेंट होता है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा का सबसे बड़ा पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसे। तो ये जीवाणुविक कोशिकाओं और नीली हरी शैवाल में नहीं पाया जाता। कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में से किसमें वनस्पति केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, तो जीवाणुओं में जो होता है वो केंद्रक उपस्थित नहीं होता है ना, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें, तो जीवाणु में। तो जीवाणु को हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की प्रोकैरियोट्स है। क्या है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब जिसमें नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक विकसित ना, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में विकसित होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पर चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि वह जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है ना। ये होता कौन है, तो राइजोबियम होता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है भैया, तो ये पाया जाता है आपका दाल की जड़ों में, दलहन की जितने जड़ी होती है जिसको लेग्यूम हम कहते हैं, लेग्यूमिनेसी, इसके फैमिली को बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। दलहन के पौधे, उर्दी का पौधा, रहर का पौधा, उसके जड़ों में आप गांठ देखेंगे, वहीं पर ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। और ये एक प्रकार का सहजीवी भी होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के ये प्लांट को देता है, और प्लांट जो होता है इसको रहने के लिए एक स्थान देता है। तो ये एक सहजीविता का उदाहरण भी है, तो याद रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाती, इसका मुख्य कारण क्या है,
तो देखिए अधिक जो अचार होता है ना उसमें सबसे पहले पानी एकदम उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा ई कोलाई। मानव की आंत में क्या पाया जाता है? ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई, इसका पूरा नाम जो होता है इरिशिया कोलाई इसको कहते हैं। ये मानव की आंत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए एग्जाम में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का विषाक्तता किससे उत्पन्न होता है? यानी भोजन में जो है वो विषाक्तता, जहरीलापन किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम से जो होता है ये विषैलापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो बायां निलय। ठीक है, बायां निलय। देखिए हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां लिंद और बायां लिंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ठीक है, तो अधिकांशतः जो कीट होते हैं इनमें एक यंत्र पाया जाता है जिसको हम वातक यंत्र कहते हैं, वो इसके द्वारा श्वसन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? देखिए ईस्ट और मशरूम जो होता है, मशरूम को आप एग्रिकस बाइस्पोरस भी बोलते हैं, एग्रिकस जो खाया जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या है? कवक हैं, फफूंद हैं। अगला क्वेश्चन है कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये जो होता है स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो वो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसको हम लोग पॉलीहाइड्राइड भी बोलते हैं। सेलुलोज को क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्राइड। हाइड्राइड एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है ना। तो पॉलीहाइड्रेट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा श्रृंखलाएँ पाई जाती हों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुनेन जिसमें सिनकोना नामक पदार्थ पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है किस बीमारी के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ये कई बार एग्जाम आया है। कुनेन भी पूछा है, सिनकोना भी पूछा है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये मलेरिया जो बीमारी होती है ना उसमें सिनकोना की छाल से कुनेन नामक एक दवा बनाई जाती है जो मलेरिया की बीमारी में काम आती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। पुष्प अगर नहीं रहेगा तो ये जो है इस प्लांट का पूरा जीवन ही आगे ख़त्म हो जाएगा और लगभग इस पृथ्वी से सारे जंतु भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पुष्प से ही एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है इसमें मैग्नीशियम जो धातु होती है क्लोरोफिल में वो पाई जाती है, याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि राइबोसोम जो होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो दो में याद रखिएगा, एक क्लोरोफिल में और इसमें भी जो होता है जो आपका राइबोसोम होता है इसमें भी अब किस आयन के रूप में पाया जाता है? तो Mg2+ आयन के रूप में पाया जाता है मैग्नीशियम। कुनेन किसका उदाहरण है? तो आवृतबीजी जो पौधे होते हैं कुनेन उदाहरण है उसका। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या होता है? मतलब किसके कारण जो सेब का रंग लाल होता है? तो एंथ्रोसाइनिन जो होता है ना, इसके कारण जो सेब होता है वो इसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन। अगर यहीं पर गाजर में पूछ लिया जाए गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में जो होता है किरेटिन नामक प्रोटीन से। किरेटिन प्रोटीन जो होता है, किरेटिन प्रोटीन, इससे जो होता है किरेटिन प्रोटीन से गाजर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है सहतूत का फल। जो सहतूत आप लोगों ने देखा होगा, सहतूत का फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसीस कहते हैं सहतूत के फल को। इसी पर आपका सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो निपेंथिस एक प्रकार का जो है वो कीटभक्षी पौधा है ना। निपेंथिस को अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे एक तरीके से ये ऐसे बना होता है, ठीक है।
और जैसे ही कोई कीट इस पर बैठता है तो ये अपने दोनों फाटक को क्या करता है, बंद कर लेता है और कीट इसी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये निपेंथिस कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर मेघालय में। घटपर्डी जो पौधा है ना, वो सुराही समान होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो कीड़भक्षी। देखिए निपेंथिस यूटिकुलेरिया और घटपर्डी, है ना, निपेंथिस यूटिकुलेरिया और घटपर्डी जो पौधे होते हैं ये आपके कीटभक्षी होते हैं। इसका आकार अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये बना रहता है, जब कोई कीट आता है तो इसके अंदर जैसे ही जाता है तो ये इस अपने ढक्कन को बंद कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। कीटभक्षी का ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है, तो अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, तो कौन सा सबसे बड़ा है, तो कोलोसल स्क्विड जो है वो सबसे बड़ा जीव है जो अकशेरुकी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है, तो देखिए आंत जो होता है उसमें जल जो होता है वो संग्रह करने का कार्य करता है ऊँट। क्यों, क्योंकि रेगिस्तान में जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है, तो ऊँटों को जो होता है वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। यहाँ से एक चीज़ और आता है कि ऊँट में सर जो कूबड़ होता है, ऊँट में जो कूबड़ होता है ना, ये जो कूबड़ होता है ऊँट में, तो ये इस यहाँ पर पानी ये स्टोर करता है। तो ये एक मिथ है, ये ध्यान रखिए कि ऊँटों में जो ये कूबड़ होता है वो एक तरह का फैट जमा होता है, वहाँ चर्बी जमी होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पानी ये कहाँ संग्रहण करते हैं, पानी का संग्रह कहाँ करते हैं, तो पानी का संग्रह ये करने के लिए जो होता है अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। पानी बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो शैलोद्वीप कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले पादप। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जल और स्थल दोनों स्थान पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग में रखा गया है, तो देखिए जो जल में और सूखे स्थान दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उनको हम लोग एम्फीबिया नाम देते हैं। हिंदी में हम लोग इनको उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। उभयचर का मतलब है जो दोनों स्थान पर पाए जाते हों, ठीक है, तो उभयचर। और जल में जो पाए जाते हैं तो जलचर होते हैं, और स्थल पर पाए जाते हैं जो स्थलचर होते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप, इस बात को भी ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हल्दी का तना खाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है ना, तो कैप्सेसिन के कारण जो होता है लाल मिर्च जो होती है इसका तीखापन होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि किसके कारण, तो याद रखिएगा कि कैप्सेसिन के कारण जो होता है वो क्या होता है, जो तीखापन होता है वो आपको दिखाई देता है किसमें, मिर्चे में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है, तो प्यूपा अवस्था में जो होता है वो खोल बनाता है, है ना, उसी को हम लोग प्यूपा कहते हैं। तो प्यूपा अवस्था में ये होता है ये अपना रेशम का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जो समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है, सदैव एक समान बनाना। मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं, कोल्ड ब्लड वाले, और वार्म ब्लडेड जो होते हैं, इनका तापमान, वार्म ब्लडेड का जो तापमान होता है गर्म खून वालों का, वो हमेशा शरीर का तापमान बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए एंटीबायोटिक जो होता है वो प्राप्त किया जाता है आपका जीवाणुओं से, है ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक बैक्टीरिया था जिससे सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था। लेकिन अब इस प्रश्न में मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक बनाया गया था सबसे पहले किसने बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर सर्च करके कमेंट इतना करिएगा कि वो किसने किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है हीमोग्लोबिन का, अच्छा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग
लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्योंकि यहाँ से जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आएगी ना, तो वहाँ से लोगों के दिमाग में आएगा कि ये जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों में करता है। तो लेग यहाँ हीमोग्लोबिन दे रहा है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन अवशोषण का कार्य करता है। चाय की पत्तियों का क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। यानी चाय की पत्तियों में जो एक तरीके से सुगंध आती है ना, चाय की पत्तियों में सुगंध होती है, तो सुगंध किसके कारण उत्पन्न किया जाता है? क्यूरिंग मतलब सुगंध पैदा करना, है ना, तो वो जो होता है जीवाणु के द्वारा किया जाता है। वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? देखिए एकिडना एक जीव है जो अंडे देता है। उसकी संरचना अगर आप देखें तो इसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है ना, काफ़ी लंबा सा ऐसे मुंह रहता है, और ये एक प्रकार का पूरा जीव होता है, जीव, ठीक है। ऐसे अगर देखें तो ये इस प्रकार से एक जीव होता है एकिडना। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एकिडना, ठीक है। तो एकिडना का जीव इससे मुंह बड़ा रहता है और ये अब अंडे देता है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को देख करके ये माना जाता है। जैसे अगर व्हेल की बात करें तो जो व्हेल मछली है ना, वो ज़्यादातर जानवर यानी गाय से उसका लक्षण ज़्यादा मिलता है, और इसका लक्षण देखिए जंतु है, जबकि ये जो होता है अंडे देता है, ठीक है। और वो भी कैसा जंतु है, तो वो भी जो होता है एक प्रकार का स्तनपायी, यानी अपने बच्चे को पिलाता तो दूध है लेकिन ये अंडे देता है, ठीक है। और चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो क्या होता है, वो बच्चे देता है, इसलिए उसको श्रेणी में नहीं रखा गया पक्षियों की श्रेणी में, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? तो शुक्राणु कोशिका। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है पहले कि एक सेल बड़ी कोशिका, शुक्राणु सेल सबसे छोटी कोशिका, और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन सेल होती है। देखिए 100 क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी है? तो देखिए डॉल्फिन, व्हेल, सील ये सभी जो है स्तनपायी यानी अपने बच्चे को दूध पिलाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा ना इनके लक्षण ज़्यादातर जानवरों से मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैव विकास जब हो रहा था तो ये लोग पानी में चले गए और अपने आप को अडॉप्ट कर लिए, वहाँ अडॉप्टेशन कर लिए, जिसकी वजह से ये लोग जीवित रहे और जो है आज इनके अंदर जैव विकास हो चुका है। और ये मछलियाँ आज भी जो है पानी में सांस नहीं ले सकती हैं, ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफीम मार्फिन किस पौधे के अधपकी फल से प्राप्त होता है? तो देखिए अफीम और मार्फिन जो होता है पोस्ता होता है, उसका फल जब उगता है फूल, तो वो एक खोल बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पोस्ता। तो ये पोस्ता को कट करके यहाँ से एक दूध निकाला जाता है, यानी लिक्विड सब्सटेंस निकाला जाता है, वो अफीम और मार्फिन जो होता है उससे बनाया जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहसुन में किस कारण से गंध मौजूद होती है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन का जो होता है गंध होता है, ठीक है। लहसुन का जो गंध होता है सल्फर कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों का क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं, जो शुष्क जलवायु में जो होता है पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयु वृद्धि के साथ, ये जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जरा विज्ञान कहलाता है आयु वृद्धि के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन को, ठीक है। तो आपने अपने जितने भी क्वेश्चन थे सब कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप जो है बेल आइकन भी क्या करिए प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो जो आपको मिल सके। तो अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपको दिया गया, कुछ आपको आपके लिए किया गया, तो ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।